अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में चीन की, जिसकी बढ़ती ताकत अमेरिका के लिए परेशानी का बाइस बनने लगी है। पेंटागन ने चीन की दिफाई सलाहियत को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया है और हालिया रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें इंकशाफ ये किया गया है कि चीन के पास 400 के करीब न्यूक्लियर हथियार मौजूद है, जिनकी तादाद 2035 तक 1500 से ज़्यादा हो जाएगी। ये इस रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ किया गया है, दावा किया गया है। चीनी वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी एक सख्त बयान जो है वो सामने आया है। उनका बयान इस बयान के बाद यानी रद्द-ए-अमल सामने आया है और चीन ने सवाल ये उठाया है कि अमेरिका अपने मुल्क में जौहरी हथियारों के साथ क्या कर रहा है, पहले वो देखा जाना चाहिए। चीनी तर्जुमान ने पेंटागन की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार देते हुए अमेरिका पर जोर दिया कि वो बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ आलमी जौहरी मुआहदों के खिलाफ वर्जी करते हुए जिन न्यूक्लियर सबमरीन्स पर ताउन कर रहा है वो भी ख़त्म करे। नाज़रीन, आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के पास 2010 में 2200 के करीब न्यूक्लियर हथियार थे। आलमी इदारों के दबाव के बाद रूस और अमेरिका, दोनों ममालिक जिनके पास सबसे ज़्यादा वॉरहेड्स हैं, उन्होंने एक मुआहदा किया था और इस मुआहदे के तहत इन हथियारों में कमी की जानी थी। लेकिन गुज़श्ता 12 सालों के दौरान अमेरिका के जौहरी हथियारों की तादाद मज़ीद बढ़ी है और इस वक्त अमेरिका के पास तकरीबन 3700 न्यूक्लियर वॉरहेड्स का ज़ख़ीरा है, जबकि जदीद तरीन हथियारों पर अभी भी काम जारी है। अमेरिका का मानना यह है कि चीन आलमी सुपर पावर बनने की शदीद ख्वाहिश रखता है, लेकिन अमेरिका के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो चीन को जौहरी मामलात पर ख़तरा कहने से पहले अपने न्यूक्लियर मुआहदों पर तो अमल करे। क्या अमेरिका का खुद अपने न्यूक्लियर हथियारों के बारे में कुछ न करना और चीनी वॉरहेड्स को ख़त्म करने पर जोर देना इस बात की तरफ इशारा नहीं कि अमेरिका चीन की बढ़ती ताकत से खौफज़दा है? क्या ये अमेरिका की तरफ से भी ताकत की लड़ाई नहीं है? इस तमाम मामले पर पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर यही सवालात जो हैं हुमायूं खान साहब के सामने रखेंगे, उनसे जवाबात लेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। चीन की बढ़ती दिफाई ताकत पर अमरीका परेशान। महकमा दिफा पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन अपने मिसाइल सिस्टम और फजाई निज़ाम को मजीद बेहतर बना रहा है। इस वक्त चीन के ऑपरेशनल जौहरी हथियारों के ज़खायर 400 से तजावुज कर चुके हैं, जो कि 2035 तक 3 गुना बढ़कर 1500 तक हो जाएंगे। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को भी जदीद बनाने के लिए काम कर रहा है। ये मिसाइल जौहरी हथियारों को हदफ तक ले जाने की सलाहियत के हामिल हैं। चीन ने 2021 के दौरान 135 मिसाइल तजुर्बात किए, जो कि मगरबी फजाई अफवाज के हमपल्ला होने के लिए पेशकदमी है। अमरीकी महकमा दिफा की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन बहरुल काहिल और बहिरे हिंद में फौज को जारहाना इक़दाम के लिए तैयार कर रहा है। हालिया महीनों में चीन ने ताइवान के करीब भी बड़े पैमाने पर फौजी मशक़ें की हैं। अगरचे ताइवान के इर्द गिर्द चीन की फौजी सरगर्मियों में कमी आई है, लेकिन अब भी खतरात मौजूद हैं। दूसरी जानिब चीन की वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने पेंटागन की रिपोर्ट को गुमराह कुन करार देते हुए अमरीका पर जोर दिया है कि वो अपनी जौहरी पॉलिसी पर संजीदगी से गौर करे, अपने हथियारों को कम करके दुनिया में जौहरी अदम फैलाव के हालात पैदा करे। चीनी तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीका खुद बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ जौहरी आबदोजों में ताउन कर रहा है, जो जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने हालिया बरसों में अपनी जौहरी कुव्वतों को अपग्रेड करना भी जारी रखा है और कौमी सलामती की पॉलिसी में जौहरी हथियारों के किरदार को मजबूत करते रहे हैं। वाशिंगटन को मशवरा भी दिया कि वो अपने ही मुल्क की हालिया रिपोर्ट्स का जायजा लें और खुद पढ़ें कि उसने एटमी महाज पर क्या किया है और मुस्तकबिल में क्या करेगा। चीनी वजारत दिफा ने यह भी वाजे किया कि चीन कभी भी हथियारों की दौड़ का हिस्सा नहीं रहा। बीजिंग की जौहरी पॉलिसी मुस्तकिल और वाज़ेह है। चीन खुद दिफाई जौहरी हिकमत अमली पर अमल पैरा है और जौहरी हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की पॉलिसी पर कायम है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ती दिफाई कुव्वत के अलावा भी अमरीका कई हवालों से चीन को अपने लिए खतरा महसूस करता है। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीका चीन के बढ़ते असर रसूख से खतरात का शिकार है और चीन का मुकाबला और उसे रोकने के लिए हर तरह के जराए इस्तेमाल करना चाहता है। पेंटागन के मुताबिक बीजिंग के इक्तसादी मफादात बर्रे आज़म अफ्रीका, लातीनी अमरीका, वस्त एशिया और मशरक़ वस्ता जैसे खित्तों में फैल रहे हैं।
ऐसे में हम आलमी सतह पर पावर प्रोजेक्शन ऑपरेशंस को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका बहुत कुछ करता दिखाई देता है, लेकिन क्या ये तमाम हरबे कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि रद्द-ए-अमल जो है वो इंतहाई संजीदगी से दिया गया है चाइना की जानिब से, और उसी तरह का कुछ कड़ा जवाब है जैसे इससे पहले ताइवान के मामले पर अमेरिका को दिया गया था। इसी पे बात कर लेते हैं जो हुमायूं खान साहब से सीनियर तज्ज़ियाकार इस वक्त मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं। हुमायूं साहब, ये असल में मसला है क्या अमेरिका को चीन से? जी आप जिस तरह पर आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया और अदरवाइज भी हमने पिछले कई बहुत सारे प्रोग्रामों में भी इसके ऊपर गुफ्तगू की, और इस वक्त दुनिया में जो एक बढ़ती हुई जियो पोलिटिकल टेंशन है उसमें अमेरिका ने अपने आप के अपने बरखिलाफ जो अपना राइवल या कंपेटिटर या मुखालिफ जिस मुल्क को चुन लिया है बड़े अरसे के बाद, जब उसकी पॉलिसीज शिफ्ट हुई मल्टीपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी की तरफ और दुनिया जो है उसके अंदर चेंजेस आई, तो उसमें चीन को जो है वो अपना एक बहुत बड़ा हरीफ तस्वर करता है। अब उसकी जो गवर्नेंस मॉडल है उसके ऊपर बात आ जाए या उसके जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो ताइवान का मामला हो, चाहे वो वहाँ की ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वहाँ के गवर्नेंस मॉडल हों, तो अमेरिका उसको हर चीज़ पे क्रिटिसाइज करता है। और उसका मकसद यही है क्योंकि चीन एक बहुत बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर है और उसके साथ साथ एक्सक्यूज मी, उसके साथ साथ हमने देखा दुनिया में जब भी इकोनॉमिक पावर्स बढ़ती हैं तो कॉन्सिक्वेंटली उनकी मिलिट्री पावर भी बढ़ती है। तो अब चीन जो है अमेरिका को एक थ्रेट लग रहा है और उस थ्रेट को जो है ख़त्म करने में, एलिमिनेट करने में, स्लो करने में, उसको नुकसान पहुंचाने में अमेरिका मुख्तलिफ जो है वो हरबे इस्तेमाल कर रहा है, जो कि आज से पहले भी दुनिया की जो बड़ी ताकतें या सुपर पावर्स थी जब उनके मुकाबले में कोई बड़ी पावर उभरती थी तो वो ये ऐसे ही हरबे इस्तेमाल करते थे। अब क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड है और दुनिया के अंदर जो है मिलिट्री के अंदर जो है वो बहुत तेजी से पिछले 15-20 सालों में तरक्की हुई, तो इसलिए वो जो है चीन के जो उसका एक राइट है अपने आप को डिफेंड करने का या जो उसकी अपनी पॉलिसीज है जो कि बाय द वे बहुत बड़ी तौर पे वाज़ेह हैं। ये जो आखिरी रिपोर्ट आई है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, उसमें खामखा जो है एक हाइप क्रिएट की और उसकी भी रीज़न है। उस रीज़न ये है कि अमेरिका खुद जो है जो जिस रिपोर्ट में जिसका आपने जिक्र किया कि बहुत सारी जो ट्रीटीज थी जिसमें वो अपनी आर्म्स को लिमिट करता है और वो बेसिकली 2010 में वो साइन हुई, न्यू स्टार्ट जिसको कहते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स है रूस और चीन के, वो बहुत हद तक कम करने थे और वो तकरीबन उन्होंने जो है 85% के करीब कम करके 1550 के करीब डिप्लॉय किए। और इसी का कंपैरिजन अगर आप पिछले 25 सालों में या 30 सालों में कोल्ड वॉर के अंदर चले जाएं तो 30 से 35 हज़ार जो है वेपन दोनों ममालिक के आपस में थे। अब जो है हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखा 2018 में जब उन्होंने न्यूक्लियर पोस्टर रिव्यू दिया और फिर 2018 के बाद वो जो है एक बहुत बड़ा जो मैकेनिज्म था उससे उन्होंने ऑटोमेटिकली अपने आप को जो है एबीएम ट्रीटी के अंदर पहले बुश साहब ने अपने आप को किया और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है मुख्तलिफ ट्रीटी से अपने आप को निकाल लिया। और उसकी जो है अब बढ़ती हुई सूरत हाल की हमें अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के थ्रू, मीडिया के प्रोपेगेंडा के थ्रू या अपने मुख्तलिफ जो चैनल्स और टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए वो चाहता है कि दुनिया में चीन की प्रोग्रेस को कम किया जाए। तो इन अ नटशेल ये स्टोरी है जिसकी वजह से ये रिपोर्ट आई है। चाइना ज़ाहिर है ऐसा करने को तैयार नहीं है, और जो रिएक्शन आया है चाइना की जानिब से उस पर आपका क्या तबसरा है हुमायूं साहब? देखें चाइना अब पर्टिकुलरली आज का जो चाइना है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की क़यादत के अंदर, जो अब हमने देखा कि तीसरी दफ़ा जब सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपनी लाइंस क्लियर करने की कोशिश की, अपनी जो रेड लाइंस है ड्रॉ करने की, पर्टिकुलरली जो उनके टेरिटोरियल जो क्लेम्स हैं और स्पेशली जो वन चाइना पॉलिसी है ताइवान के बारे में, उसमें उन्होंने बहुत हद तक वाज़ह किया कि वो क्या चाहते हैं और किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके बदले में हमने देखा भी कि प्रेसिडेंट बाइडन ने भी जो है अभी आखिरी दफ़ा जब वो बाली में मुलाकात थी उनकी प्रेसिडेंट शी के साथ और काफ़ी लंबी मुलाकात थी, उसमें हमें अच्छे सिम्टम्स नज़र आए। और फिर एपेक समिट में भी जो है प्रेसिडेंट शी की और जब कैमला हारिस की मुलाकात थी उसमें भी हमने देखा कि दोनों ममालिक ने एटलीस्ट ये फैसला कर लिया, जो कि एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है, कि अपने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को खुला रखेंगे और अपनी बातचीत के ज़रिए मुख्तलिफ मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो उस रिपोर्ट के ऊपर रद्द-ए-अमल आया तो चीन ने बहुत खुल के जो है यूनाइटेड स्टेट्स को क्रिटिसाइज़ किया कि आप हमें आज से 15 या 20 साल वाला पुराना चाइना मत समझें, हम अपनी आप को अपनी जो कोर इंटरेस्ट हैं उनको डिफेंड करना बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। और फिर उन्होंने कंपैरिजन जानते हैं। ठीक है,
اچھا، اب یہ جو جواب دیا گیا ہے اور جتنی سختی ہے لہجے میں چائنا کے، یہ ہم نے تائیوان کے معاملے کے بعد اب دیکھی ہے، اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے تائیوان والا معاملہ کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جب امریکہ نے کہا کہ وہ ون چائنا پالیسی پر ابھی بھی قائم ہے، اسی پالیسی کو ابھی بھی اسی پالیسی پر گامزن ہے جو ون چائنا پالیسی ہے، جس کو دنیا کے دیگر ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں، امریکہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. لیکن ابھی ایک بار پھر سے لگ رہا ہے ہمایوں صاحب کی کشیدگی بڑھ رہی ہے. یہ جو بڑھتی کشیدگی ہے یہ باقی دنیا پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے، خاص طور پر جو چائنا کے ساتھ دوست ممالک ہیں؟ پھر پاکستان کا نام بھی میں لے ہی لوں تو بہتر ہے ہمایوں صاحب. جی نہیں، میرا خیال ہے پاکستان کی واقعی اس میں 2-3 چیزیں تو بہت کلیئر ہے. ہماری جو چین کے ساتھ دوستی ہے ان پیرالل ہے اور اس کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ بھی ایک بڑا پرانا تعلق ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعلق قائم رہے اور بیلنس رہے دونوں پالیسیز کے درمیان. اور ہم اس کو یہ نہیں چاہتے کہ ایٹ رسک آف ون کنٹریز پالیسی ہم کسی دوسرے کے ساتھ رہیں. ہمارے جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہے، جو ہماری اسٹریٹجک دوستی اور جس کی دنیا میں مثالیں ملتی ہیں، وہ چین کے ساتھ ہے، اور ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اس میں جو آپ کا سوال بڑا اہم ہے، کیا اس قسم کی جو پوسچرنگ ہے دونوں سائڈوں سے، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کا اگر چین کے اوپر کسی بھی معاملے میں کرٹیسائز کرنا اور اس طرح کھل کے پبلک میں اتنا اوپن نہیں کرنا، اور پھر اس کا جواب اسی طرح اب ہم آہستہ آہستہ انکریزنگلی دیکھنا شروع ہوئے ہیں کہ چین بھی پہلے جو چیزیں آہستہ آہستہ سہ لیتا تھا وہ سہنا اس نے چھوڑ دیا، اور اب اپنے آپ کو ایک اگریسو پوسچر پہ بتا رہا ہے کہ ہماری جو یہ ریڈ لائنز ہیں اس کو احترام کیا جائے. اگر یہ معاملات جاری رہتے ہیں اس طرح سے تو میرا خیال ہے اس کا نقصان نہ صرف پاکستان کو بلکہ دنیا کے تمام ایسے ممالک جو دیکھیں گلوبلائز ورلڈ میں دنیا کی سب سے بڑی پاور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اس کے ساتھ چائنا، اور اگر ان میں کسی بھی طرح کشیدگی آتی ہے، چاہے وہ تائیوان کے معاملے میں آئے یا ساؤتھ چائنا سی کے معاملے میں آئے یا ٹریڈ وار کے معاملے میں آئے، اس کو نقصان پوری دنیا کی اکانومیز کو ہوتا ہے. اور اب ہم نے کووڈ پرٹیکولرلی ابھی 2 سال ہوئے ہیں اس کو، اس میں ہم نے دیکھا، اور پھر نیچرل ڈیزاسٹرز جو پاکستان میں ہیں، ان 2 چیزوں نے ایٹ لیسٹ ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ اگر جب تک مل کے ہم آپس میں کوآپریٹ نہیں کریں گے، یہ کلیمٹیز آتی رہیں گی، اور دنیا کا آگے جانے کا جو ایک واحد حل ہے، ذریعہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید یہ ممالک اور دونوں ممالک بھی اس کو سمجھیں، وہ کوآپریشن ہے. اور اس لڑائی کی طرف جانا جو ہے وہ نہ صرف ان دونوں ممالک کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ پوری دنیا کے لیے ہوگا. اگر 2 سپر پاور 2 جائنٹس آپس میں لڑیں گے تو آس پاس کے ممالک تو ویسے ہی پسیں گے اس میں. بالکل جی، بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب. مجھے ایسا لگا آپ سے بات کرتے ہوئے کہ یو ناٹ فیلنگ ویل ٹوڈے، تو گیٹ ویل سون. اگر واقعی ایسا ہے، آپ کی آواز بھی کچھ کلیئر نہیں تھی، لیکن بہت شکریہ کہ پھر بھی آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے، اپنا تجزیہ شیئر کیا. چائنا اور امریکہ کے حوالے سے ہمایوں خان صاحب اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے، جو ایک بڑی خبر، ایک بڑی رپورٹ پینٹاگون کی جانب سے آئی، پھر جس طرح سے اس کو مسترد کیا گیا ہے چائنا کی طرف سے، اس پر ہم بات کر رہے تھے. اب ایک اور اہم مسئلہ جی، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اس پر کوئی تصفیہ جو ہے وہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے 2 پارٹیز کے درمیان. آج ہم بات کرنے والے ہیں فلسطین کے مسئلے کی، جو یقیناً بہت زیادہ پرانا ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین پر جو اسرائیلی مظالم ہیں وہ بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. مغربی کنارے کی بات کریں تو یہاں قابض اسرائیلی فوج جو ہے اس کی جارحیت کے مختلف واقعات میں 5 فلسطینی نوجوان شہید کر دیے گئے، ان میں 2 سگے بھائی بھی شامل تھے. ان بھائیوں کی شہادت کے بعد اسرائیلی فورسز کے ظلم کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے، احتجاج کیا، نعرے لگائے، لیکن فلسطینی عوام کی آواز ہمیشہ کی طرح عالمی ممالک کے کانوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی کارروائیوں میں گزشتہ چند مہینوں میں تیزی دیکھی گئی ہے. صرف رواں سال کی اگر ہم بات کریں تو اس کے آغاز سے اب تک 200 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جن میں 47 بچے بھی شامل ہیں. ناظرین، 2006 کے بعد شہید کیے جانے والے فلسطینیوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے 2022 میں جنہیں شہید کیا گیا. صورتحال پہلے ہی خراب ہے، ایسے میں اسرائیل میں رواں ماہ کے الیکشن کے بعد ایک ایسی حکومت قائم ہونے والی ہے جو کہ نہ صرف فلسطینیوں سے تعصب رکھتی ہے بلکہ ان کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نیتن یاہو کی، جو اسرائیل کے متنازع ترین سیاستدان ہیں. مغربی کنارے پر یہودیوں کے قبضے کا دفاع کرتے آئے ہیں اور 3500 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کے ذمہ دار بھی ہیں. وہ دوبارہ اسرائیل کے وزیر اعظم بننے والے ہیں. ایسے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آنے والا وقت فلسطینی مسلمانوں کے لیے کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے. ناظرین، نہتے فلسطینیوں کے خلاف بڑھتے مظالم پر آج ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھا رہے ہیں. مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فورسز کی بڑھتی جارحیت. مختلف واقعات میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک ہی روز میں 2 بھائیوں سمیت 5 فلسطینی شہید ہو گئے.
रमल्ला में काबिज इसराइली फौज के हाथों दो भाइयों 21 साला जाफिर अब्दुर्रहमान और 22 साला जवाद अब्दुर्रहमान की शहादत के बाद इसराइली मजालिम के खिलाफ हड़ताल की गई। सेहूनी फोर्सेस के खिलाफ नारे लगाए गए। रमल्ला में ही मजीद झड़पों के वाकयात में दीगर 2 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद किया गया, जबकि एक और फलस्तीनी शहरी को हेबरून में छापामार कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक खलील को सर में गोली लगी, जिसके बायस वो दम तोड़ गया। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरिबी किनारे इसराइली फौजी कार्रवाइयों का खुसूसी हदफ है, जिसे इसराइली हुकूमत जल्द से जल्द कुल्ली तौर पर अपने कब्जे में लेना चाहती है, और यही वजह है कि यहाँ इसराइली फौज के छापे एक तवील अरसे से मामूल की बात है, जिसके नतीजे में नहित्ते फलस्तीनियों को जख्मी या हलाक किया जाता है। सन 2022 के आगाज से अब तक इसराइली फोर्सेस के हाथों मगरिबी किनारे, मशरिकी यरूशलेम और गजा की पट्टी में 47 बच्चों समेत कम से कम 200 फलस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है। सन 2006 के बाद मगरिबी किनारे में इसराइल के हाथों कत्ल होने वाले फलस्तीनियों की ये सबसे ज्यादा तादाद है। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 7 नवंबर तक सिर्फ मगरिबी किनारे में इसराइली फौज के हाथों 8,900 के करीब फलस्तीनी इसराइली फोर्सेस के तशद्दुद और गोलियों से जख्मी हुए, जबकि 3,000 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फलस्तीनियों पर पहले ही मजालिम कम नहीं थे। ऐसे में इसराइल के मुतनाज़ा तरीन सियासतदान बेंजामिन नेतन्याहू इंतहा पसंद दाएं बाजू के साथ इत्तेहाद के जरिए दोबारा इक़्तिदार में आ गए हैं और जल्द इसराइल के वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू 7 बार इसराइल के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन को ना मानते हुए इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल के तौर पर गजा की पट्टी और मगरिबी किनारे में एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के खुले मुखालिफ और मगरिबी किनारे पर यहूदी बस्तियों के क़याम के ज़बरदस्त हिमायती हैं। सन 2009 से सन 2021 के दरमियान नेतन्याहू के दौरे इक़्तिदार में मगरिबी किनारे में 3,500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया था। इंसानी हकूक़ के माहिरीन का कहना है कि उनकी इक़्तिदार में वापसी फ़लस्तीनियों पर बरसों से जारी तशद्दुद में मज़ीद इजाफे का बायस बन सकती है। नेतन्याहू के आने के बाद यहाँ क्या होने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे, और अभी 2022 में ये जो इतनी शहादतें हुई हैं इसकी वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे। मुनीर अहमद साहब से, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रहे हैं शो के लिए। मुनीर साहब पहले तो ये बताइएगा कि 2006 के बाद 2022 में हम इतनी बड़ी तादाद में शहादतें देख रहे हैं, 200 फ़लस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं, हालांकि अभी 2022 जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल हुआ भी नहीं है। क्या वजह है इन बढ़ती हुई शहादतों की? क्यों बर्बरियत में इतनी तेज़ी आ गई है इसराइल की जानिब से? देखें, इसकी एक बिल्कुल सादा सी वजह है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ वक्त से जब से अमरीकी अफवाज और इत्तेहादी अफवाज जो हैं वो वहाँ से निकली हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसी तरह की कार्रवाइयों में तेज़ी आई है। अगर हम देखें तो यूक्रेन का भी एक वाक़या है जो पिछले फरवरी से उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। पहले भी वो चल रहा था जिस तरह की सूरत हाल थी। अब अगर इसी को लेके देखें फ़लस्तीन का मामला जो है, और फ़लस्तीन का मामला कब से ज़ेर इल्तिवा है और कितनी दफ़ा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में उसको उठाया गया है, और जो ह्यूमन वॉच रिपोर्ट्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बारहा इसको लेके इसके ऊपर बात कर चुकी हैं। और लेकिन इसके बावजूद चूंकि अमेरिका और इसराइल का एक सेहूनी जिसे हम कहते हैं गठजोड़ है, और जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि मुसलमान जो अरब ममालिक हैं, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन, लेबनान, सीरिया और वगैरह, वो कोई बहुत ज़्यादा इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारें। अगर वो ये सारा कब्ज़ा उनके पास आ जाता है, और जैसे कि अभी हमने माज़ी करीब में देखा कि सऊदी अरब और अबू धाबी और यूएई वगैरह के साथ उनके ताल्लुकात इसराइल के ज़्यादा मजबूत हुए हैं। अब 2 तरीक़ों से अरब ममालिक के ऊपर कब्ज़ा करने की एक साजिश बहुत वक्त से चल रही है। एक तो फ़लस्तीन और लेबनान को
वो उन्होंने मिसाल बनाया हुआ है, इबरत का निशान बनाया हुआ है, और वही मिसाल जो है वो दूसरे अरब ममालिक के लिए पेश की जाती है इस तरह से कि अगर आप हमारे साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर नहीं करते, और आपने देखा है कि ये अरब ममालिक जो हैं, इसमें वसी ज़खायर मौजूद हैं ऑयल एंड गैस के, मिनरल्स के भी वहाँ पर जो हैं, और ये ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर जो तिजारत का हब भी हैं। अब ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन की अपनी एक तारीख़ है और जदोजहद की भी अपनी एक तारीख़ है। तो वो किसी वक़्त भी जब आप उस फ़लस्तीन और लेबनान और दूसरे ममालिक जो उसके इर्द-गिर्द के हैं, वहाँ पे मुसलमानों को सुकून से रहने की इजाज़त देंगे या उनको रहने देंगे, तो वो यकीनन मुत्तहिद होकर एक भरपूर क़ुव्वत के तौर पर सामने आ सकते हैं। फिर कौन उनको रहने देगा जब वो लोग जिन्होंने उनके लिए आवाज़ उठानी है, मुस्लिम ममालिक की मैं बात कर रही हूँ, वही उन ममालिक के साथ उठ बैठ रहे हैं जो ये सारी इन कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस हैं। अमेरिका है, इजराइल है, उनके साथ उनके बढ़ते ताल्लुकात हैं, तो फिर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएगा कौन? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर तो ये अरब ममालिक ने ही आवाज़ उठानी है। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने भी बहुत दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस आवाज़ को उठाया है, उनके हक़ की बात की है, और जो दीगर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम है, जब भी पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, तो वो फ़लस्तीन को उसके साथ लेकर चलता है कि कश्मीर का मसला हल किया जाए और फ़लस्तीन का भी मसला हल किया जाए। और लेकिन अजीबो-गरीब बात ये है कि जो अरब ममालिक हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा हमें इस हवाले से एक्टिव नज़र नहीं आते। जिस दिन अरब ममालिक जो कि इस वक़्त माशी जो इकनॉमिक पावर है मुख्तलिफ मुल्कों के पास, वो दुनिया में जानी मानी जाती है। अगर वो थोड़ा सा अपना असर नफूज इस्तेमाल करें तो फ़लस्तीन, लेबनान के बहुत सारे मसले जो हैं, और जो दूसरे ममालिक हैं जैसे यमन है, शाम है, इनके जो ममालिक हैं, इराक है, तो इनके मसाइल हल हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो अमेरिका और इसराइल और उनके इत्तेहादी ममालिक हैं, उनको ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके इस तशद्दुद की वजह से, जो तशद्दुद की पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है, उसकी वजह से मुख्तलिफ तशद्दुद पसंद तंजीमें जो हैं, जो मिलिटेंसी है, उसको भी हवा मिल रही है। और अगर ये इसी तरह से जारी रहता है तो बिलाखिर कहीं ना कहीं एक बड़ा सानिया जो है वो पनप रहा है, और वो किसी वक्त भी रिएक्टिव मोड में आ सकता है। ठीक है, और ये सानिया जिस शख्सियत से सबसे ज़्यादा खदशा है कि उनके दौर में हो सकता है, कुछ उनकी बात कर लेते हैं, नेतन्याहू। उनके पहले दौरे हुकूमत में क्या होता रहा ये किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन अब फिर से वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, फिर से यहाँ का सारा कंट्रोल संभालने जा रहे हैं। मुसलमानों को लेकर, फ़लस्तीनियों को लेकर उनके क्या जज्बात हैं ये सभी दुनिया जानती है, क्या रवैया रहा है ये भी सभी को मालूम है, क्या वो करना चाहते हैं मगरबी किनारे पर ये भी सब जानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि उनका आना तो बिल्कुल एक डिज़ास्टर होगा फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीन के लिए? देखें, एक वज़ीर आज़म 7वीं दफ़ा अगर आया है तो उसकी कोई ख़ास वजह है। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसीज़ अमेरिका को और इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, नेतन्याहू वो उसको बेहतर तौर पर लेकर चल रहे हैं। अगर हम नेतन्याहू के जो गुज़श्ता अदवारे हुकूमत हैं, अगर उनको हम देखें तो किस तरह से उनके दौर में मुज़ालिम की इंतहा हुई है, और उन्होंने बहुत सारी जो अमेरिका की बाज़ औक़ात, जैसे एक तो अमेरिका जो है वो सरज़नश नहीं करता इसराइल की, अगर कभी नेतन्याहू के दौर में की भी गई है तो इसराइल ने खुद एक शट अप कॉल दी है अमेरिका को, ये तारीख के सफ़ात पर मौजूद है। और ये अजीबो-गरीब किस्म की हकीकत है कि इसराइल, जिसको अमेरिका की हिमायत से पाला पोसा गया, और अभी तक उसको जिस तरीके से एक टेक्नोलॉजी की शील्ड दी जाती है और जो एक स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक शील्ड दी जाती है, इसके बावजूद इसराइल इस वक्त इतना मुस्तहकम हो चुका है कि वो अमेरिका से अगर कोई उसको कहा जाए तो वो उसकी बात नहीं मानता। ख़ास तौर पर नेतन्याहू तो इस बात के लिए जाने जाते हैं, वो अपने जो उनके
عزائم ہیں اسرائیل کے، وہ اس کے خلاف کوئی بات بھی نہیں سنتے اور کسی کی رائے کو اہمیت بھی نہیں دیتے. تو ایسی صورتحال کے اندر منیر صاحب امریکہ کی جانب سے کیوں نہ آ رہی ہو؟ وقت میرے پاس کم ہے، مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا سر، جب ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی، جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، تو دونوں جگہوں پر جو ہمیں چیز ایک مشترکہ نظر آتی ہے وہ مفادات ہیں ان ملکوں کے جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے. جیسے ابھی آپ نے عرب ممالک کا ذکر کیا، ان کے اپنے مفادات ہیں اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اس لیے وہ فلسطین کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں. جب ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو ظاہر بڑے ممالک ہیں، تجارتی منڈی ہے ایک بھارت بہت بڑی، وہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ابھی تک وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے اندر قابض ہے. تو سر ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ابھی تک یہ ساری چیزیں سنتے آئے ہیں، ہمارے بچے بھی آگے یہ سارے مسئلے سن رہے ہیں، یہ چیزیں کبھی حل ہوں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ جب تک ویسٹڈ انٹرسٹ موجود ہے، لیکن اس کی ایک ہی حل ہے، وہ اور بہت دفعہ وہ بین الاقوامی جو فورم ہے ان کے اوپر اجاگر بھی کیا جا چکا ہے کہ جب تک OIC ایک مضبوط تنظیم کے طور پر سامنے نہیں آتی، جب تک وہ اپنا اثر و رسوخ یہ اسلامی ممالک نہیں استعمال کرتے، تب تک نہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے، نہ کوئی فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور جس طرح کی عرب سپرنگ جو ہے سو کالڈ ایک ڈرامے کے تحت جس طرح سے وہ کریٹ کی گئی، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں دنیا میں مسلم ممالک کے خلاف اٹھتے رہیں گے. حل صرف یہی ہے کہ ایک ہمارے اکثر جو مسلم ممالک ہیں وہ ایک مضبوط معیشت رکھتے ہیں اور وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں بڑے ممالک کے ساتھ، لیکن سمہاؤ ان کی آواز بہت نحیف و نزار نظر آتی ہے اپنے دوسرے مسلم ممالک کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ان کے حق کے بارے میں بات کرتے ہوئے، وہاں پر ہونے والی دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہوئے. تو اب یہ ابھی تک حل نہیں ہو رہے ہیں. بہت شکریہ منیر صاحب، وقت ہمارے پاس کم ہے، کچھ اور خبروں کی جانب پہ ہمیں جانا ہے، لیکن بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، آپ کے تجزیے کے لیے، آپ کی گفتگو کے لیے. منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر انٹرنیشنل افیئرس کے. ابھی میں آپ کو لے کر چل رہی ہوں جی جنوبی افریقہ، اور جنوبی افریقہ ہم اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ وہاں پاکستان کی سب سے بڑی پاک افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس کامیابی سے جاری ہے. ناظرین، پاکستان سے تقریباً 225 افراد اپنے کام کی، اپنے آرٹ کی نمائش کے لیے جوہانسبرگ میں موجود ہیں، جبکہ کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد 20 بڑے شعبوں کی نمائندگی بھی کر رہا ہے. اس کے علاوہ 130 پاکستانی کمپنیاں اپنے پروڈکٹس کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اس نمائش میں شریک ہیں. دوسری جانب 16 جنوبی افریقی ترقیاتی ملکوں کے بزنس مین اور سرمایہ کار بھی اس کانفرنس میں شریک ہیں، جن کی جانب سے پاکستانی مصنوعات میں گہری دلچسپی بھی لی جا رہی ہے. یہ جو تقریب ہے ناظرین، یہ پاکستانی ایکسپورٹرز کو افریقی مارکیٹ میں اپنی مصنوعات اور خدمات کی نمائش کا موقع فراہم کر رہی ہے، جو پاکستان اور جنوبی افریقی ممالک دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. کون کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جنہیں اس ایکسپو میں پیش کیا گیا اور کتنی پذیرائی مل رہی ہے پاکستانی مصنوعات کو، اور یہ نمائش کب تک جاری رہنے والی ہے، یہ تمام چیزیں، تمام تفصیلات اس رپورٹ میں. جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں 3 روزہ پاکستان کی سب سے بڑی پاک افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس اور سنگل کنٹری نمائش 29 نومبر سے جاری ہے. 225 افراد نے اپنے آرٹ کی نمائش کی اور 130 پاکستانی کمپنیوں نے کانفرنس میں 20 بڑے شعبوں کی نمائندگی کی. 1 دسمبر تک جاری رہنے والی اس نمائش میں 16 جنوبی افریقی ترقیاتی ملکوں کے نمائندے اور تاجر تجارتی کانفرنس میں شریک ہیں. تیسری پاک افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس اور نمائش میں پاکستان کی جانب سے چاول، ٹیکسٹائل اور ملبوسات، سمندری غذا اور گوشت، پھل اور سبزیاں، مسالہ جات، پروسیسڈ فوڈ، نمک، سیمنٹ، دوا سازی، سرجری کے آلات، کھیلوں کا سامان، پینٹ اور کیمیکل، پلاسٹک، چمڑا، جوتے، لوہا، سٹیل اور کیبلز، کٹلری اور کچن کا سامان، الیکٹرو مکینیکل مشینیں، جنریٹر، ٹرانسفارمرز سمیت دیگر مصنوعات کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے. وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر بھی کانفرنس کا حصہ ہیں، جنہوں نے تجارت کو فروغ دینے میں ایکسپو کی اہمیت اور پاکستان اور افریقی ممالک کی معیشتوں میں ڈائیورسٹی لانے کی صلاحیت پر روشنی ڈالی. یہ تقریب پاکستان اور افریقی ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو فروغ دینے میں اہم ہے.
वज़ीर तिजारत ने इस यकीन का इजहार किया कि ये तकरीब पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान को अफ्रीकी मार्केट में अपनी मसनूआत और खिदमात की नुमाइश का मौका फराहम करेगी, जो दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद साबित होगी। विफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान पर भी जोर दिया कि वो अफ्रीकी मार्केट में अपनी मसनूआत और खिदमात मुतारिफ करवाकर इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं। वज़ारत तिजारत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफ्रीकी ममालिक पर इक़्तिसादी तवज्जो बढ़ाने और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए 2017-18 में अपनी पाक अफ्रीका पॉलिसी का आगाज किया था। इस पॉलिसी के तहत पहली पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस कीनिया में 2020 को मुनक़िद हुई थी। दूसरी पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस नाइजीरिया में नवंबर 2021 को मुनक़िद हुई। अब तीसरी पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और सिंगल कंट्री नुमाइश जनूबी अफ्रीका में जारी है, जो पाकिस्तान की तारीख की अब तक की सबसे बड़ी तिजारती नुमाइश है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिल रहा होगा इस तरह की जो नुमाइश में। हमारे ख़ास तौर पर जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो तशरीफ़ ले जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया के सामने पेश करते हैं। जो लोग वहाँ पर आए होते हैं, जो बायर्स होते हैं उनके सामने, और फिर पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर के ममालिक में जाती हैं, ज़र मुबादला आता है, पाकिस्तान की मीशत जो है वो तरक्की करती है, और ये इसी गरज से इस तरह की जो नुमाइश है उनका इनेकाद किया जाता है। बहरहाल जी, प्रोग्राम जो है वो हमारा अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है, और एक और चीज़ भी अख्ताम की जानिब बढ़ रही है, और वो है फीफा वर्ल्ड कप, जिसके प्री क्वार्टर फाइनल्स जो हैं वो करीब आते जा रहे हैं। मुकाबले भी मज़ीद दिलचस्प होते जा रहे हैं, और आज ग्रुप डी के मैचेस हुए। साबिक वर्ल्ड कप विनर जो है फ्रांस, उसको ट्यूनिस ने ज़बरदस्त मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी। इसी ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क अल जनूब स्टेडियम में मद्दे मुकाबले आई, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई टीम ने डेनमार्क को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। नाज़रीन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के अलावा 4 टीमें नॉकआउट मरहले में पहुंच चुकी हैं। इन टीम्स में नीदरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड और सेनेगल शामिल हैं। जब हम बात करते हैं नाज़रीन ग्रुप सी की, तो आज 2 मुकाबले हुए इस ग्रुप में। अर्जेंटाइन पोलैंड के खिलाफ, जबकि सऊदी अरब की टीम मैक्सिको के खिलाफ रात 12 बजे मैदान में उतरेगी। दोनों मैचेस में जो टीम कामयाब होगी ज़ाहिर है वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। फीफा में जारी इवेंट के 11वें रोज़ होने वाले जो मैचेस रहे हैं, जो मुकाबले हुए हैं, उनसे शायकीन किस तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, कौन से खिलाड़ी किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और जो अवाम है वहाँ पर, जो शायकीन वहाँ पर पहुँचे हैं, वो अपनी टीम्स का हौसला बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आज इस पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाने जा रहे हैं। उस ग्रुप डी में दिफाई चैंपियन फ्रांस और ट्यूनिस की टीमें एजुकेशन सिटी स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आईं। पहले हाफ में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ खेल में ट्यूनिस की टीम ने उम्दा खेल पेश किया और 58वें मिनट में गोल दागकर फ्रांस के खिलाफ 1 गोल से बढ़तरी हासिल कर ली। दिफाई चैंपियन फ्रांस ने मैच का पांसा पलटने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन कोई भी खिलाड़ी अपनी टीम को शिकस्त से ना बचा सका। फ्रांस की अपसेट शिकस्त पर शायकीन भी मायूस हैं। ट्यूनिस के हाथों शिकस्त के बावजूद ग्रुप डी में फ्रांस की टीम 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है और अगले मरहले तक रसाई हासिल कर चुकी है। ट्यूनिस की टीम जीत के बावजूद इवेंट से बाहर हो चुकी है। इसी ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क की टीमें अल जनूब स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आईं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मैच के 60वें मिनट में गोल दागकर मैच में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली, जो मैच के इख्तिताम तक बरकरार रही। इस फतह के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप बी से अमेरिका ने ईरान जबकि इंग्लैंड ने वेल्स को हराकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। नए साल का आगाज होने में सिर्फ एक माह का अरसा रह गया है। ऐसे में दुनिया भर में न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए खुसूसी इंतजामात का सिलसिला भी जारी है। दुबई में सन 2023 के इस्तकबाल के लिए बुर्ज खलीफा पर दुनिया के सबसे बड़े लेजर लाइट शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। साल नौ के मौके पर दुबई में होने वाला शो दुनिया के सबसे बड़े लेजर डिस्प्ले का नया आलमी रिकॉर्ड कायम करेगा। मुंतज़मीन का कहना है कि लेजर शो वहां मौजूद मेहमानों के अलावा दुनिया भर में टीवी पर देखने वाले करोड़ों नाजरीन को भी हैरान कर देगा। सऊदी शहरी ने 33 साल तक नवादरात जमा करके अपना म्यूजियम खोल लिया। रियाद से ताल्लुक रखने वाले जदीद अल इंजी को नवादरात इकट्ठे करने का जुनून की हद तक शौक था। उन्होंने 10,000 नवादर और कदीम अशिया जमा की और अपने घर को निजी म्यूजियम बना डाला। ये म्यूजियम मदीना मुनव्वरा के इलाके में खैबर की एक अहम अलामत बन गया है, जो कि न सिर्फ सकाफती वर्से की अशिया की नुमाइश करता है, बल्कि बहुत से तालीमी और आगाही प्रोग्राम और कदीम अफराद की जिंदगियों की वजाहत भी पेश करता है। म्यूजियम ने बहुत सी कौमी तकरीबात और मुकामी त्योहारों में भी हिस्सा लिया है। अमेरिका में डीएनए की तस्दीक के बाद अपने वालिदैन से बिछड़ी खातून 51 साल बाद दोबारा वापस मिल गई। टेक्सास के खानदान के मुताबिक उनकी बेटी का डीएनए शजरा बताने वाली सर्विस से मालूम किया गया है और इस तरह सालों पहले अगवा होने वाली बेटी अपने घर लौट आई है। सन 1971 में मेलिसा हाई स्मिथ की उम्र सिर्फ 22 माह थी जब उसकी आया उसे लेकर फरार हो गई थी, जिसके बाद बच्ची का नाम तब्दील कर दिया गया। मेलिसा इस सारे मामले से नावाकिफ थी। मेलिसा के वालिदैन ने जब उनसे राबिता किया तब भी वो इसे झूठ समझी। मेलिसा ने अपने पालने वालों से जब अपने असली वालिदैन के बारे में पूछा तो उन्हें हकीकत का इल्म हुआ। चीनी बच्चे वीडियो गेम्स से जुनून की हद तक लगाव रखते हैं। उनकी इसी आदत को छुड़वाने के लिए चीनी हुकूमत ने 1 साल कबल 18 साल से कम उम्र बच्चों के वीडियो गेम खेलने पर बड़ी पाबंदी आयद करते हुए उनके लिए औकात मुतय्यन कर दिए थे और उन्हें हफ्ते के 3 दिन जुमा, हफ्ता और इतवार को रोजाना सिर्फ रात 8 से 9 बजे तक ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने की इजाजत थी। 1 साल गुजरने के बाद जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पॉलिसी के तहत गेमिंग के क्रेज को कम कर लिया गया है और 75% से जायद कम उम्र बच्चों की इस आदत से जान छूट गई है। कनाडा में एक शख्स के फार्म से 1-2 नहीं बल्कि 20 के करीब शुतुरमुर्ग फरार हो गए। शुतुरमुर्गों को ढूंढने के लिए फार्म के मालिक ने पुलिस से राबिता किया और 5 घंटों की मेहनत के बाद परिंदों को वापस पकड़ लिया गया, लेकिन एक शुतुरमुर्ग तेज रफ्तार शाहराह पर गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गया। वाक़े की वीडियो भी तेजी से वायरल हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस की गाड़ी एक शुतुरमुर्ग के पीछे भाग रही है और पुलिस वाला उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चीन की बढ़ती दिफाई ताकत पर अमेरिका परेशान। महकमा दिफा पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन अपने मिसाइल सिस्टम और फजाई निजाम को मजीद बेहतर बना रहा है। इस वक्त चीन के ऑपरेशनल जौहरी हथियारों के जखायर 400 से तजावुज कर चुके हैं, जो कि 2035 तक 3 गुना बढ़कर 1500 तक हो जाएंगे। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने